गुड। चलिए लेट अस बिगिन। आपको ओवरऑल पता है कि हमारा स्केड्यूल जो है वो किस प्रकार से है। आरसीसी, स्टील, बिल्डिंग मटेरियल, फ्लूइड, इनके सेशंस हम ऑलरेडी कर चुके हैं और ये सेशन कहाँ का है, यूट्यूब के हैं। ये हम ऑलरेडी सेशंस कवर कर चुके हैं। ठीक है, सर्वेइंग जो है अब हम यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सर्वेइंग एक बार यूट्यूब पर ये सारे सब्जेक्ट्स हो जाएंगे तो वहां भी कर लेंगे एक और सेशन हम। ठीक है, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग भी कर लेंगे, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब से एक सेशन यूट्यूब पे रखेंगे दिन में हम, और एक सेशन स्पेशल क्लास का। सॉइल भी करेंगे ऑब्वियसली। चलिए लेट अस बिगिन। क्वेश्चन नंबर 1। The ratio of shrunk length to actual length. इसे क्या बोलते हैं हम? श्रिंकेज फैक्टर बोलते हैं। दिस इज नोन एज श्रिंकेज फैक्टर। 79% दोस्तों ने बिल्कुल करेक्ट आंसर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करने से पहले आपको एक छोटी सी चीज पता होनी चाहिए। वो क्या? 1 यार्ड में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 1 यार्ड में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ट्वेल्व 12.5 नहीं, गलत जवाब। कुछ और। 1 यार्ड 1 मीटर से थोड़ा सा छोटा होता है। अगर हम बात करें 1 यार्ड इज इक्वल टू 91 सेंटीमीटर, करेक्ट। 91.4 टू बी मोर प्रिसाइज, 91.4 सेंटीमीटर। अब कर पाएंगे इस क्वेश्चन को? हाँ बिल्कुल, आप वैसे भी कर सकते हैं। ये भी आप सही कह रहे हैं कि 1 यार्ड जो है वो किसके बराबर होता है? 3 फीट के बराबर होता है। 3 फीट के बराबर होगा तो आपके पास ये आ जाएगा 36 इंच। ये भी ठीक है। पोल स्टार्ट्स नाउ। 2 इंच अपॉन 12 यार्ड। तो 2 इंच विद रिस्पेक्ट टू 12 यार्ड को आप क्या लिख सकते हैं? 12 इंटू 36 इंच। तो आपके पास यहां पर आर एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/216। दोनों में से जो डेटा आपको यूज करना हो, सेंटीमीटर्स में रिप्रेजेंट करना हो तो 2 इंटू, फिर यहां पर 2 इंच को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दीजिए तो 2.54 से मल्टीप्लाई करते हैं। ये थोड़ा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो गई। ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्केल्स इज द स्मॉलेस्ट? इनमें से सबसे छोटा स्केल कौन सा है? इनमें से सबसे छोटा स्केल कौन सा है? Which one of the following scales is the smallest? स्केल की बात करें अगर 1 mm बाय 1 मीटर, तो मतलब 1/1000 हो जाएगा। 1/1000 mm, 1 mm/1000 mm। नेक्स्ट आपको यहाँ पर फ्रैक्शन पहले ही दे रखा है 1/2000 की फॉर्म में।
फिर उसके बाद 1/20,000, 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 किलोमीटर, तो 100 इतने मीटर, फिर 3 जीरो और, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी ज्यादा है, मतलब ओवरऑल ये क्वांटिटी सबसे छोटी है। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। 43% दोस्तों ने ऑप्शन सी बताया है और सिर्फ 39% दोस्तों ने सही उत्तर बताया है। थोड़ा सा ध्यान दीजिए दोस्त। दोस्त हमने डायरेक्ट ये 12 यार्ड 36 फीट, मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर एक यार्ड जो है, एक यार्ड के अंदर 3 फीट होते हैं और एक फीट में 12 इंचेस होते हैं, तो 1 यार्ड इज इक्वल टू 36 इंच लिख दिया हमने। तो कोई गलती थोड़ी ना की हमने, तो 12 इंटू 36 कर दिया, इतने इंचेस हो गए। सेंटीमीटर किलोमीटर से आंसर सी होगा। सी में आपको डायरेक्ट स्केल ही दे रखा है यहाँ पर। फ्रैक्शनल फॉर्म में ऑलरेडी दे रखा है 1:20,000 आपको। 1:20,000 या फिर 1/1 लाख, कौन सी क्वांटिटी छोटी है, यही छोटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द hypotenuse allowance in meter for 30-meter long chain if the slope is 1:10, 1:10 का अगर आपको shall we start? Poll starts now. हाइपोटेन्यूज अलाउंस की अगर हम बात करें तो वो किसके बराबर होता है, h² / 2l के बराबर होता है। इसके बराबर होता है h² / 2l की अगर हम बात करें तो इसमें आपके पास l की वैल्यू, लेंथ जो आपको दे रखी है वो 30 मीटर है। 1:10 फॉर्म में अगर हम इसे लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि h/L0 की वैल्यू आपको दे रखी है, या फिर आप ये कह रहे हैं कि कितना वर्टिकल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू कितना हॉरिजॉन्टल, ये आपको बता रखा है। तो वो प्रोपोर्शन कितना है, 1:10 फॉर्म में है, 1:10 फॉर्म में। अब अगर हम 30 मीटर डिस्टेंस के लिए देखेंगे तो 30/10 हो जाएगी h की वैल्यू, तो यहां से h की वैल्यू आ जाएगी 3 मीटर, उसको पुट कर दीजिए यहां पर और सॉल्व कर लीजिए आंसर। जीरो पॉइंट 0.15 करेक्शन ड्यू टू स्लोप कह लीजिए। स्लोप करेक्शन जो है वो h²/2l से रिप्रेजेंट करते हैं। 1/10 का आपको यहाँ पर स्लोप अगर गिवन है तो उसे हम इस फॉर्म से देख सकते हैं कि हाइट जो है, ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना रहा होगा, ये वाला थीटा से भी कर सकते हैं, तो थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी उसमें, बिना कैलकुलेटर करना थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ इंटरनल एंगल्स, डिग्री में आपको वैल्यूज दे रखी हैं, shows well conditioned triangle,
वेल कंडीशन ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी साइड्स अगर इंटरसेक्ट करें ना तो वो अच्छे से इंटरसेक्ट करे। अच्छे से इंटरसेक्ट करे मतलब आप ये कहिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ये दोनों इंटरसेक्ट करती हुई हमें बहुत अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एंगल की वैल्यू ठीक ठाक है। और वो ठीक ठाक का मतलब क्या है, कितना होना चाहिए। अगर आप ये कहें कि एक लाइन ये जा रही थी और दूसरी लाइन इससे इंटरसेक्ट की, तो वो इंटरसेक्ट कुछ यूं की। अब इस इंटरसेक्शन में क्या आपको क्लियरली पता लग पा रहा है कि ये यहाँ इंटरसेक्ट की है, यहाँ की है, यहाँ की है, कहाँ जाके इंटरसेक्ट किया? तो ये एंगल की वैल्यू बहुत छोटी है ये बताने के लिए कि कहाँ पे आके इंटरसेक्ट हुआ। इसी तरीके से एक लाइन आपके पास कुछ यूं थी, दूसरी लाइन इस तरफ से आई, इसके साथ इंटरसेक्ट करते हुए यहां से मान लीजिए, और कुछ यूं इंटरसेक्ट कर गई इस पे। तो अब इसमें भी मुश्किल हो जाएगा बता पाना कि यहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ कर रही है, कहाँ कर रही है इस पूरे रीजन के अंदर। तो ये एंगल की वैल्यू बहुत ज्यादा हो रही है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि एक वेल कंडीशनड ट्राइंगल के अंदर एंगल की वैल्यू 30 डिग्री से कम ना हो, 120 डिग्री से ज्यादा ना हो। तो इसमें 20 डिग्री का एंगल 90 का और 70 का, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा हो गई, कम हो गई 30 से, तो ये गलत हो गया। 40, 125, 15 ये 30 से कम हो गई। एंगल की वैल्यू जो ट्राइंगल के तीनों एंगल हों उनकी वैल्यू 30 डिग्री टू 120 के बीच में रहनी चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट 25, तो ये वाली वैल्यू हट गई यहां से। लास्ट है 35, 80, 65, तो सारी वैल्यूज 30 से 120 के बीच में लाई कर रही है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। The vernier scale in which 10 divisions of vernier scale is equal to 9 divisions of main scale, या यूं कहिए कि जो मेन स्केल का एक डिवीजन है ना वो वर्नियर के डिवीजन से बड़ा है। तो ऐसे वर्नियर को हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट वर्नियर कहते हैं। ऐसे वर्नियर को डायरेक्ट वर्नियर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंजीनियर्स स्केल रिप्रेजेंटेशन इज, engineer's scale representation is। उसे रिप्रेजेंट करते हैं हम 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर फॉर्म में। सेंटीमीटर इज टू मीटर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। इंडियन स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर, इस केस में हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। बाकी आईएस कोड जो है और फर्दर स्केल्स जो है वो हमें बताता है रिड्यूस्ड स्केल की फॉर्म में कितनी वैल्यूज होनी चाहिए, एनलार्ज्ड स्केल में कितनी वैल्यू होनी चाहिए। तो वो और अलग बहुत ज्यादा एडिशनल डेटा आ जाता है। हमारे काम की चीज क्या है कि अगर आपको इंजीनियर स्केल रिप्रेजेंटेशन देखना है तो सेंटीमीटर इक्वल्स टू मीटर्स फॉर्म में हम उसे बताते हैं। एज पर दीज गिवन जो भी डेटा आपके पास है। श्रंक लेवल इज, श्रंक लेवल या श्रंक स्केल क्या होता है ये आपसे पूछा है। श्रंक लेवल कह लीजिए या फिर इसे आप श्रंक स्केल कह लीजिए। थोड़ी देर पहले ये क्वेश्चन देखा था जिसमें हमने कहा था कि श्रिंकेज फैक्टर किसके बराबर होता है, कि श्रिंक करने के बाद लेंथ कितनी है अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितनी है।
कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ए। तो अगर आपको, अच्छा हाँ, एक फॉर्मूला और, इसका स्केल की फॉर्म में क्या था? स्केल की फॉर्म में क्या हो जाएगा? श्रम स्केल अपॉन ओरिजिनल स्केल। तो यहां से श्रंक स्केल इज इक्वल टू श्रिंकेज फैक्टर इनटू ओरिजिनल स्केल। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। The eye can perceive without strain and with considerable precision when two graduations coincide to form one continuous straight line. The above line is the principle of which scale? हम ये बोलते हैं कि एक स्केल होता है हमारे पास, दूसरा स्केल यहाँ पे होता है, फिर इनके ऊपर कुछ कुछ लाइंस बनी हुई होती है, फिर हम वो लाइन ढूंढते हैं जो लाइन एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली कोइंसाइड हो रही होती है। तो हम ऐसे करके वो लाइन ढूंढते हैं जो एक दूसरे के ऊपर प्रॉपरली कोइंसाइड हो रही होती है। तो ये किसका प्रिंसिपल है? वर्नियर स्केल का। नेक्स्ट क्वेश्चन। द साइज ऑफ पेग इज, जो हम इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जब सर्वेइंग करते हैं, या फिर चेन सर्वेइंग की अगर हम बात करें, तो जो पेग होती है उसका साइज आपसे पूछा जा रहा है। ये 30 ml वाले कौन है? यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे जो सर्वेइंग के अंदर इस्तेमाल होती है। द साइज ऑफ पेग इज, द साइज ऑफ पेग इज 2.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ बड़ा दिमाग चलता है कि हाँ बस हमें कुछ बता दो ऐसा वर्ड, फील ले लेंगे उसी में से हम। इस पेग की बात हो रही है जो यूज की जाती है जब हम सर्वेइंग कर रहे हैं, डिस्टेंस मेजरमेंट्स कर रहे हैं, तो आपको कोई पॉइंट टेम्परेरीली अगर मार्क करना है तो उसके लिए इस पेग का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वाली पेग है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, और क्रॉस सेक्शन की अगर हम बात करें तो 2.5 या फिर 3 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ establishing intermediate points on a straight line between the terminal points in surveying is termed as। ml कितना बन जाता है? आज घोल के देख लीजिएगा पानी में, इसमें सस्ते नशे हो जाएंगे, फिर बताना आप कितने ml बना था। The process of establishing intermediate points on a straight line between the terminal points in surveying is termed as। कि जब आपके पास कोई दो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस A है, ये डिस्टेंस B है, अब यहां पर तो हमने एक स्ट्रेट लाइन बना दी, लेकिन एक्चुअल में जब आप फील्ड पर होंगे तो आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका मित्र जो है वो यहाँ पे है। अब जो चेन या टेप है जिससे आप ये डिस्टेंस ए बी मेजर करना चाहते हैं, तो आप और आपके दोस्त यहां से यहां तक ही, मतलब इस पूरी चेन या टेप को स्ट्रेच करके यहां तक ही पहुंचा पा रहे हैं। अब क्योंकि आपका दोस्त जो है वो काबिल दोस्त है, तो वो क्या करेगा, अगर उस पर भरोसा कर लिया जाए तो इस डिस्टेंस को वो क्या करवा देगा, ऐसे मेजर करवा देगा। तो हमें क्या चाहिए कि अपना जो दोस्त है उसकी काबिलियत उसी तक सीमित रहने दें और हम यहां से यहां स्ट्रेट एक डिस्टेंस मेजर कर पाए। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि वो पॉइंट्स कौन कौन से हैं जो इस लाइन की स्ट्रेटनेस में या फिर इस लाइन की सिधाई में आएंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पे खड़े हो जाएंगे, और यहाँ पर एक मित्र है, वो आपका एक रेंजिंग रॉड जो है उसको आप यहाँ पर वर्टिकली पकड़ लेगा। आप यहाँ पे आ जाएंगे, एक और दोस्त आएगा इंटरमीडिएट बीच में,
तो इससे क्या हो पाएगा कि आप यहाँ पे खड़े हैं, आपका दोस्त यहाँ पे, बीच बीच में एक और दोस्त आके ये रेंजिंग रॉड्स की मदद से आपकी मदद करेगा कि आप यहां से जब देखेंगे तो ये तीनों रॉड्स आपको एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड दिखे। जब तीनों एक स्ट्रेट लाइन में अलाइंड दिखेंगी तब आप टॉप व्यू से अगर देखेंगे तो टॉप व्यू से देखने पर आप बीच बीच में ऐसे पॉइंट्स स्टैब्लिश कर पाएंगे जो कि एक स्ट्रेट लाइन में होंगे। इसे हम क्या बोल देते हैं, द प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन बिटवीन टर्मिनल पॉइंट्स, टर्मिनल एंड टू एंड वाला। ठीक है, नेक्स्ट। रेसिप्रोकल लेवलिंग एंड रेसिप्रोकल रेंजिंग में क्या डिफरेंस है, आप बताइए। रेंजिंग और लेवलिंग में जितना डिफरेंस है, रेंजिंग के अंदर तो हम क्या करते हैं, रेसिप्रोकल रेंजिंग जो होती है उसमें आपके पास अगर ऐसा कोई ऑब्स्टेकल है तो आप यहां खड़े हैं और आपका काबिल दोस्त इस तरफ है, अब तो आप दोनों एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं, तो आपको कैसे पता लगेगा कि टॉप व्यू से, अब अगर आप टॉप व्यू से देखें तो टॉप व्यू से मान लीजिए कोई अगर आप हेलीकॉप्टर पे बैठ के देख रहा है, अगर आपको ऑब्जर्व कर रहा है, तो आपको इन दोनों पॉइंट्स को ऐसे टॉप व्यू से एक स्ट्रेट लाइन में कैसे ज्वाइन करवाएगा वो, तो उसको ज्वाइन करवाने के लिए दो लोगों की और जरूरत पड़ेगी, सच दैट कि ये वाला जो है वो इसे भी देख पाए, इसे भी देख पाए, और ये वाला इसे भी देख पाए, इसे भी देख पाए। तो उससे क्या होगा कि आपने जो पॉइंट्स स्टैब्लिश किए, तो यहां पे एक पॉइंट था, यहां पे एक पॉइंट था, अब इसे आपको टॉप व्यू से देखना पड़ेगा कि टॉप व्यू से जब आप देखेंगे तो मान लीजिए ए और बी वो पॉइंट्स थे जिनको हमें एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करना है, सी और डी वो दो लोग थे, सच दैट कि सी जो है वो डी और बी को देख पा रहा है और डी जो है वो सी और ए को देख पा रहा है। तो अब ये क्या करेंगे, सी कहेगा कि मुझे ए भी यहां से दिख रहा है और डी भी दिख रहा है, तो सी कहेगा कि डी तुम ऐसे आ जाओ, इस लाइन में आ जाओ, तो ये डी को बोलेगा कि तुम इधर आ जाओ, तो डी यहाँ पे आ गया। अब डी कहेगा कि मैं ए को देखता हूं और तुम सी इधर मूव कर जाओ, तो सी इस लाइन के अलोंग मूव कर जाएगा, फिर सी यहां पहुंच जाएगा तो सी बोलेगा डी को कि तुम इस लाइन के अलोंग आ जाओ, तो डी फिर और आगे यहाँ पे मूव कर जाएगा, फिर डी सी को बोलेगा कि तुम थोड़ा और आ जाओ आगे, ऐसे आ जाओ, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से ये चलते जाएंगे जिससे कि क्या हो जाएगा, ए और बी तक की एक स्ट्रेट लाइन हमें मिल जाएगी। तो ये तो हो गया कौन सा, रेसिप्रोकल रेंजिंग। रेंजिंग का मतलब होता है कि कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में आप क्या कर रहे हैं, कोई भी दो पॉइंट ए और बी के बीच में एक स्ट्रेट लाइन एस्टेब्लिश करने के लिए बीच बीच में इंटरमीडिएट पॉइंट्स एस्टेब्लिश कर रहे हैं। और अगर लेवलिंग की बात करें तो लेवलिंग के केस में हमने पढ़ा था ना कि आपके पास आप डायरेक्टली यहां से यहां अगर ये डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो जाता है, बीच में कोई रिवर थी मान लीजिए, तो अब आप ऐसा तो है नहीं कि रिवर के अंदर मस्त राफ्टिंग करते करते लेवलिंग हो जाएगी, नहीं कर पाएंगे आप। तो बीच में पॉइंट्स है नहीं जहां पे आप कोई भी स्टाफ रख पाए या फिर लेवलिंग कर पाए, तो इसके लिए यहाँ पे अगर इंस्ट्रूमेंट रखेंगे और यहां से इंस्ट्रूमेंट रख के यहाँ पर रीडिंग लेंगे तो एरर आएंगे, कॉलिमेशन का एरर हो सकता है, रिफ्रैक्शन का एरर हो सकता है, ये एरर्स आएंगे, तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया। तो इसलिए हम रेसिप्रोकल रेंजिंग अडॉप्ट करते हैं कि एक रीडिंग यहीं पर ले लेंगे ए के ऊपर जब इंस्ट्रूमेंट ए के पास रखा हुआ है, फिर एक रीडिंग ले लेंगे बी के ऊपर जब इंस्ट्रूमेंट ए पर था लेकिन रीडिंग बी पर ली हमने, फिर इसका ऑपोजिट करेंगे कि आप बी पर जाके खड़े हो जाएंगे और एक रीडिंग यहां पर लेंगे और फिर एक रीडिंग यहां पे। अब जितना एरर यहां से रीडिंग लेने पर बी वाले में आएगा उतना ही एरर यहां से रीडिंग लेने पर ए वाले पर आएगा। इस प्रोसेस में हमने क्या बोला था, रेसिप्रोकल लेवलिंग बोली थी, जहां पे हमने बोला था कि इनका अपेरेंट एवरेज ऑफ अपेरेंट डिफरेंसेस, अगर यहां पर खड़े होकर रीडिंग हमने एच ए ली थी, यहां पर खड़े होकर रीडिंग एच बी ली थी, फिर उसके बाद यहां से एच बी डैश आई थी, यहां से एच ए डैश आई थी, तो इनके जो अपेरेंट डिफरेंसेस ऑफ लेवल है उनका एवरेज कंसीडर कर लिया था हमने। तो ये क्या था, रेसिप्रोकल लेवलिंग थी। ठीक है दोस्त, थैंक यू। चलिए स्ट्रक्चरल करेंगे दोस्त, स्ट्रक्चरल नेक्स्ट वही कर लेंगे। नेक्स्ट
इन चेन सर्वेइंग एट व्हाट सर्कमस्टांसेस रेंजिंग इज डन? रेंजिंग कब करेंगे? रेंजिंग करने की आवश्यकता कब पड़ेगी? %45 दोस्त कह रहे हैं ऑप्शन ए, व्हेन स्टेशंस आर इंटरविजिबल। तो इंटरविजिबल है तो कुछ भी, अब आपका दोस्त, आपको पता है यहाँ पे कोई पॉइंट है, यहाँ पे कोई पॉइंट है, आप आपके दोस्त को बहुत अच्छे से देख पा रहे हो, लेकिन भरोसा है क्या कि वो इतनी सी चेन लेंथ है? मान लीजिए चेन लेंथ तो आपकी इतनी थी, तो क्या आप एक स्ट्रेट लाइन में ले जाएंगे यहां से यहां कनेक्ट करते हुए? आप ले जा सकते हैं लेकिन आपका दोस्त नहीं। तो आपको रेंजिंग करनी ही पड़ेगी, बीच बीच में पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने ही पड़ेंगे। तो व्हेन द लेंथ ऑफ सर्वे लाइन की लेंथ तो यहां से यहां तक है, लेकिन चेन इतनी सी है, तो उस केस में आपको बीच बीच में पॉइंट्स एस्टेब्लिश करने पड़ेंगे जिनको रेफर करते हुए इस एक स्ट्रेट पाथ के अलोंग आप चल पाए। बेस लाइन इन चेन सर्वे, बेस लाइन क्या करती है या बेस लाइन होती क्या है? बेस लाइन पूरे एरिया के लगभग सेंट्रल जोन से जाती है। %51 दोस्त करें चेक्स द एक्यूरेसी, तो फिर चेक लाइन क्या करती है? आप ये कह सकते हैं कि इसे इस्तेमाल किया जा सकता है बाकी सारी लाइंस की डायरेक्शन बताने के लिए। फिक्सेस द डायरेक्शन ऑफ ऑल अदर लाइंस। एक बार ये सारी लाइंस बता दो। पहली लाइन ये कह रही है कि चेक्स द एक्यूरेसी, तो ये तो गलत बात हो गई। चेक लाइन करती है वो काम कि आपके पास जो भी प्लॉट है उसके अंदर, प्लॉट मतलब जो भी ड्राइंग है, उस ड्राइंग के अंदर कोई भी 2 पॉइंट लीजिए, वहां से डिस्टेंस मेजर करिए, फिर उसको स्केल के अकॉर्डिंग कन्वर्ट करके देख लीजिए कि फील्ड में कितनी लेंथ आनी चाहिए, और एक्चुअल में फील्ड में जाके उन 2 पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस मेजर करके देख लीजिए, तो वो तो चेक लाइन हो गई। नेक्स्ट आपसे कह रहा है enables द सर्वेयर टू लोकेट द इंटीरियर डिटेल्स। सिर्फ इंटीरियर डिटेल्स जो है वो सफिशिएंट नहीं है। जब भी हम ट्रायंगुलेशन करते हैं तो ट्रायंगुलेशन के लिए आप एक बेस लाइन जो है वो तो कम से कम एस्टेब्लिश करते ही हैं। कोई भी 2 मेन स्टेशन के बीच में एक बेस लाइन एस्टेब्लिश कर लेते हैं बाकी सारी लाइंस के रेफरेंस के लिए। टाई लाइन मेन सर्वे लाइंस के ऊपर कोई भी 2 पॉइंट्स है उनको कनेक्ट करती है। बी से बेटर ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a plumb bob is appropriate, a plumb bob is appropriate। तमिल दोस्त, आई डोंट नो तमिल, आती नहीं है मुझे बोलने। स्ट्रक्चर क्लास जब भी होगी आपको बताया जाएगा। प्लम बॉब कब एप्रोप्रिएट होगा? प्लम बॉब की अगर हम बात करें तो प्लम बॉब का काम क्या होता है? ये सेंटर ऑफ द अर्थ की टूवर्ड्स पॉइंट करता है। इट पॉइंट्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। ये अर्थ है, इसके सेंटर, या यूं कह लीजिए कि ये वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करता है, वर्टिकली डाउनवर्ड पॉइंट करेगा। ठीक है, तो अब ऑप्शन सी से चलना शुरू कर लेते हैं। ऑप्शन सी आपको ये कह रहा है कि फॉर टेस्टिंग द वर्टिकलिटी या वर्टिकली ऑफ रेंजिंग पोल्स, कि जो भी आपका पोल जो है वो वर्टिकल है या नहीं है, इंक्लाइंड तो नहीं है, ये चेक कर सकते हैं हम प्लम बॉब की मदद से, तो सही बात है। ऑप्शन बी पे आए, फॉर एक्यूरेट सेंटरिंग ऑफ थियोडोलाइट ओवर अ स्टेशन मार्क,
कि पॉइंट जो है ग्राउंड के ऊपर एग्जैक्ट वहीं पर है या नहीं है, वो बिल्कुल उस पॉइंट के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं, तो ये भी सही है। मेजरिंग डिस्टेंसेस अलोंग स्लोप्स इन अ कंट्री, तो अगर आपको स्लोप के अलोंग डिस्टेंस मेजर करना हो तो आप स्लोप के अलोंग डिस्टेंस कैसे मेजर करेंगे? ये पॉइंट ए है यहाँ पर, ये पॉइंट बी है यहाँ पे, तो अगर आप ये डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं यहां से यहां, तो आपको वर्टिकल डिस्टेंस चाहिए होगा, कितना वर्टिकल डिस्टेंस है, तो सिमिलरली यहां से यहां ऐसे एंड सो ऑन, तो वहां पर भी आपको जरूरत पड़ेगी वर्टिकली डाउनवर्ड कौन सा, कहां से पॉइंट कर रहे हैं हम, तो मेजरिंग डिस्टेंसेस अलोंग स्लोप्स इन हिल कंट्री, उस केस में भी आप यूज कर सकते हैं। The accuracy in laying down the perpendicular offsets and measuring them depends upon, किसके ऊपर डिपेंड करता है? ये तो हमारे नोट्स के एज इट इज स्टेटमेंट्स हैं। स्केल ऑफ प्लॉटिंग, लेंथ ऑफ ऑफसेट कितनी है, इंपॉर्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the bearing of line AB is observed to be 12 degree 24 minutes, तो बैक bearing क्या होगी? तो बैक bearing क्या होगी? फोर bearing बैक bearing कन्वर्जेंस के लिए क्या करना होता है? अगर वैल्यू 180 डिग्री से ज्यादा है तो उसमें 180 डिग्री माइनस कर दो, 180 डिग्री से छोटी है तो उसे 180 डिग्री ऐड कर दो, तो 12 डिग्री 24 मिनट्स में 180 ऐड करिए, 192 डिग्री 24 मिनट हो जाएगा। क्या करेंगे? बैक बेयरिंग पता करने के लिए फोर बेयरिंग प्लस माइनस 180 डिग्री करते हैं। अगर फोर बेयरिंग की वैल्यू लेस देन 180 डिग्री है तो उस केस में ऐड 180 डिग्री, और अगर ग्रेटर देन 180 डिग्री है खुद फोर बेयरिंग तो उसमें से माइनस कर दो 180 डिग्री। लोकल अट्रैक्शन इन कंपास सर्वेइंग में एग्जिस्ट ड्यू टू, लोकल अट्रैक्शन का कारण क्या हो सकता है कि किस वजह से लोकल अट्रैक्शन एग्जिस्ट करेगा? लोकल अट्रैक्शन किस वजह से एग्जिस्ट कर सकता है? It might be due to the presence of magnetic substances near the instrument. मैग्नेटिक सब्सटेंस भी हो सकता है, कोई इलेक्ट्रिक वायर भी हो सकती है जो कि खुद कोई मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रही हो। बहुत बढ़िया, परफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द bearing of line taken from the starting point of the line towards the other end, अगर ए से हमने शुरू किया, बी की तरफ जा रहे थे, तो ए से बी की तरफ देखने को क्या कहेंगे? दोस्त, फोर बियरिंग, इतना सिंपल सा क्वेश्चन फिर भी गलत क्यों कर रहे हैं हम? फोर बियरिंग होता है जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं उसी डायरेक्शन में जो एंगल मेजर करके बताते हैं फोर बियरिंग। एंड पॉइंट से वापस पीछे की तरफ देखेंगे, या फिर जिस डायरेक्शन में मूव करते जा रहे थे उस डायरेक्शन से वापस पीछे मुड़ के अगर देखेंगे तो बैक बियरिंग। Which of the following changes its position with time? Which of the following changes its position with time? मैक्सिमम दोस्तों ने तो ऑप्शन डी बताया, मैग्नेटिक मेरिडियन 62% ने करेक्ट है। 26% दोस्त कह रहे हैं ऑप्शन सी आर्बिट्रेरी मेरिडियन। आर्बिट्रेरी मेरिडियन हम अपनी मर्जी से हम कोई मेरिडियन मान लेते हैं, तो ओवर द टाइम वो तो चेंज नहीं होना चाहिए ना। आर्बिट्रेरी कैसे चेंज होगा समय के साथ? आपने कोई एक मेरिडियन मान लिया, कोई एक डायरेक्शन मान ली विद रेफरेंस टू कोई बिल्डिंग मान ली, तो वो कैसे चेंज होगा? सर ये एक्सप्लेन कर दो। दोस्त अर्थ खुद जो है वो क्या है, एक
मैग्नेट की तरह एक्ट करता है। तो अर्थ जो है, एक तो उसका होगा जियोग्राफिक नॉर्थ, जियोग्राफिक साउथ, एक होगा उसका मैग्नेटिक नॉर्थ, मैग्नेटिक साउथ। तो अर्थ जो है, इसका ये जो मैग्नेटिज्म है ये चेंज होता रहता है, या फिर ये कह लीजिए मैग्नेटिक नॉर्थ मैग्नेटिक साउथ चेंज होता रहता है थोड़ा बहुत। तो वही जो चेंज है उसके कारण ये मैग्नेटिक मेरिडियन पहले यहां था, फिर मान लीजिए यहां आ गया, हो सकता है इस तरफ चला जाए, ऐसे हो जाए, तो ये चेंज होता रहता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हाँ, तो आर्बिट्रेरी कहाँ चेंज हो रहा है? आर्बिट्रेरी का तो मतलब है कि हम अपनी मर्जी से कोई भी एस्टेब्लिश कर रहे हैं। यहाँ इस बिल्डिंग के रेफरेंस में हम मानेंगे कि इस बिल्डिंग से अगर एंगल मेजर करें तो कितना एंगल, किस तरफ, कौन सी डायरेक्शन में, तो वो तो हम एज्यूम कर रहे हैं। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ रेक्टेंगुलर पेंटागन, पेंटा मतलब 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, select the most appropriate option that shows the corresponding quadrantal bearing। आपको 137 डिग्री 30 मिनट्स को कन्वर्ट करना है क्वाड्रेंटल में। ये होल सर्किल बियरिंग गिवन है, आपको क्वाड्रेंटल बियरिंग में बताना है। ऑप्शन के थ्रू ही बता सकते हैं आप देख के। 137 डिग्री चलना है नॉर्थ से, तो 90 137 होल सर्किल बियरिंग हो गई। यहां पर साउथ है, यहां पे ईस्ट है। अब आपको चलना है साउथ से ईस्ट की तरफ। तो एक चीज तो कंफर्म है कि साउथ से ईस्ट की तरफ चलना है, और कितने डिग्री चलना है? 180 माइनस 137 डिग्री 30 मिनट्स कर दीजिए, तो वो आ जाएगा 42 डिग्री 30 मिनट्स। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, a deflection angle in a traverse is equal to, a deflection angle in a traverse is equal to, अब कुछ दोस्तों को ये समझ नहीं आया होगा कि क्या पूछ रहा है। ये कोई ट्रावर्स था। अब इस ट्रावर्स के अंदर मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, और ये पॉइंट सी है। ए बी लाइन को आगे अगर मैं एक्सीड कर दूं, तो ये ए बी एक्सटेंडेड लाइन जो है, जो एंगल बनाएगी बी सी लाइन के साथ, वो डिफ्लेक्शन एंगल है, डेल्टा से डिनोट कर देते हैं। अगर ये अंदर का एंगल थीटा है, तो याद करो वो बचपन के दिन जब हम ये कहा करते थे कि ये कोई स्ट्रेट लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री होगा, तो थीटा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री। या फिर आप ये कह सकते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस थीटा। याद आया कुछ? तो क्या हुआ, ये डिफरेंस किसके बीच में आया? समझ में आ गई बात? आगे बढ़ सकते हैं। सिंपल सी चीज थी, लेकिन लैंग्वेज टर्म में लिखी हुई थी तो कई बार नहीं समझ में आती है। A deflection angle in a traverse is equal to the difference between included angle and 180 degree.
नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैटिट्यूड एंड डिपार्चर ऑफ अ लाइन। आप एक बात बताएं कि लैटिट्यूड कौन सी लाइन के ऊपर प्रोजेक्शन होता है, कौन सी एक्सिस के ऊपर प्रोजेक्शन जो होता है उसे लैटिट्यूड कहते हैं। ये आपके पास नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जब आपके पास कोई लाइन होती है उसका प्रोजेक्शन, जैसे अगर ये कोई लाइन है तो एंगल की वैल्यू कहां से मेजर करते हैं, नॉर्थ के साथ मेजर करते हैं। नॉर्थ साउथ एक्सिस पे जो होता है लैटिट्यूड, ईस्ट वेस्ट एक्सिस पे डिपार्चर। तो आप यहां पर जो भी वैल्यूज आएंगी वो डिपार्चर्स को बताएंगी और यहां पर जो भी वैल्यू आएंगी लैटिट्यूड को डिफाइन करेंगे। अब आप ये देखिए कि अगर आपके पास कोई लाइन है, लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, लैटिट्यूड आपको बोला गया है कि +78 डिग्री है। लैटिट्यूड अगर पॉजिटिव आया है, लैटिट्यूड अगर इस तरफ आया है, तो जाहिर सी बात है कि लाइन या तो ऐसे यहां पे रही होगी तभी उसका प्रोजेक्शन इस एक्सिस पे आया पॉजिटिव वाले पे, या लाइन इस तरफ रही होगी तभी उसका प्रोजेक्शन इस पे आया। ठीक है, बात समझ में आई। अगर लाइन इस तरफ होती तो प्रोजेक्शन यहाँ पे आता नेगेटिव साइड में, जबकि आपको पॉजिटिव दे रखा है तो इस तरफ आया। अब देखिए कि डिपार्चर -45, मतलब डिपार्चर इधर आ रहा है, तो कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगी लाइन, नॉर्थ वेस्ट वाले में, इसमें लाई करेगी। वो लाइन जो आपकी है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई की। अब फोर्थ क्वाड्रेंट की वैल्यू देख लो, एक ही वैल्यू दे रखी है, तो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ी, डायरेक्ट आंसर आ गया। ऑप्शन डी हो जाएगा। डायरेक्टली हमें पता लग गया एंगल की वैल्यू जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगी। अब नहीं सर, हम तो ऐसे नहीं मानेंगे, ऐसे कैसे, हम नहीं मानेंगे ऐसे, तो आप मत मानिए। फिर हम क्या करेंगे, कॉस थीटा वाला कंपोनेंट होता है ना, जो आप लैटिट्यूड बताते हैं, आपको एल कॉस थीटा, यानी कि ये इसका जो प्रोजेक्शन है, ये वाली वैल्यू जो मैं ब्लू में मार्क कर रहा हूं, ये वैल्यू आपको एल कॉस थीटा इज इक्वल टू 78 दिया हुआ है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए आप। एक इस तरफ देख लीजिए, जो मैं रेड में मार्क कर देता हूं, रेड नहीं ब्लैक, ग्रीन, ओके, ग्रीन में मार्क कर देते हैं कि इसका ये जो प्रोजेक्शन आया यहां पर, ये आपके पास है एल साइन थीटा इज इक्वल टू -45.1। दोनों को डिवाइड कर लीजिए, दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो आप कहेंगे कि एल साइन थीटा अपॉन एल कॉस थीटा इक्वल्स टू, अब यहां से थीटा की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, -29 माइनस में आया होगा ना, 29.98 या फिर -30 आया होगा। अच्छा, डायरेक्ट 330 आ गया तो फाइन, नहीं तो -30 डिग्री आया होगा आपका। -30 का मतलब वही हो गया, इस तरफ से 30 मेजर करिए आप, प्लस में रेलवे इंजीनियरिंग, रेलवे स्टार्ट होगा, छोटा सा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, थीटा की वैल्यू -30 डिग्री और 330 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन,
The magnetic bearing of a line is 62 degree 30 minutes. What is the true bearing? Magnetic declination अगर वेस्ट की तरफ है, ऐसे केस में डायग्राम बना लेना ही उचित है। डायग्राम बनाते हैं फटाफट। ये हमारे पास ट्रू नॉर्थ, ये ट्रू साउथ, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है। आपको ये दिया गया कि मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है, यानी कि जो मैग्नेटिक नॉर्थ है वो कुछ यहां पे लाई कर रहा है वेस्ट की तरफ। कितना? 3 डिग्री 45 मिनट्स, 3 डिग्री 45 मिनट्स। तो ये मैग्नेटिक नॉर्थ है। अब मैग्नेटिक नॉर्थ से अगर आप एंगल बनाएंगे 62 डिग्री 30 मिनट्स का, तो यहां से आप एंगल बना रहे हैं, तो यहां आके आपकी एक्चुअल लाइन जो है वो आएगी कुछ 62 डिग्री 30 मिनट्स। तो ट्रू बीयरिंग कितनी होगी ये बताइए, बस इस एंगल की वैल्यू बतानी है आपको, जो हाईलाइटेड एंगल है ये वाला। 62 डिग्री 30 मिनट्स में से माइनस कर दीजिए उसे। ट्रू बीयरिंग विल बी इक्वल टू, आंसर आ जाएगा 58 डिग्री 45 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, indicate the situation which arises in a quick setting level. क्विक सेटिंग लेवल जो होता है उसके अंदर हमें इतनी ज्यादा वहां सेटिंग जो है उसकी नहीं करनी होती, लेवलिंग क्विकली हो जाती है। बहुत ही माइनर एडजस्टमेंट जो है वो हमें जरूरत पड़ती है उनकी। तो लेवलिंग वर्क्स जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं, दे आर डन क्विकली एज माइनर एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड इन एवरी सेटिंग। नेक्स्ट, a dumpy level is set up between stations A and B. Staff is held at A whose reduced level is 100 and backside is noted as 1.1. फोर साइड नोट की उसके बाद 1, स्टाफ को बी पर रखकर। व्हाट इज द रिड्यूस लेवल ऑफ बी? छोटा सा डायग्राम बनाना है, आंसर आ जाएगा। इंस्ट्रूमेंट रखा, ये ग्राउंड था, देखा इस तरफ, पहले बैक साइड रीडिंग ले ली, फिर उसके बाद फोर साइड रीडिंग ले ली। यहां पे ए पॉइंट पर रखा था और ए का रिड्यूस लेवल था 100। फिर ए के ऊपर जो रीडिंग आई वो आई 1.1। तो इसका मतलब ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो गया? 100 प्लस 1.1। और इस तरफ यहां पर जो रीडिंग ली गई फोर साइड, वो आपको 1 मिली। तो इसका मतलब 101.1 इस लाइन का लेवल है, तो इससे कितना 1 मीटर नीचे जाना है। तो यहां का रिड्यूस लेवल कितना मिलेगा आपको? 99 पॉइंट, सॉरी 100.1। यही होगा। पोल चाहिए आपको, ये लीजिए पोल।
77% दोस्त ही करेक्ट आंसर बता पा रहे हैं। बाकी 23% दोस्त क्या चाहते हैं जीवन से और मास्टर से? चलिए, उन्हें खुद पे विश्वास है, वही होना चाहिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेसिप्रोकल लेवलिंग का सवाल है। बताइए आंसर। इस क्वेश्चन के लिए पूरे 75 सेकेंड्स। Apparent difference in level when the instrument is at A। अब आप वही कहानी ध्यान से समझिएगा, ये ध्यान से समझ लिया तो आपको रेसिप्रोकल लेवलिंग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी। और सेम क्वेश्चन ईएससी में, स्टेट में, सब जगह पूछे गए हैं। एसएससी में भी पूछा गया है, स्टेट के एग्जाम्स में भी पूछा गया है, इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी। एसएससी में तो लास्ट ईयर ही पूछा था। अगर आपने इंस्ट्रूमेंट यहां रखा, इंस्ट्रूमेंट यहां रखकर यहीं पर रीडिंग ली और फिर उसके बाद एक रीडिंग यहां पर ली, तो ये रीडिंग आपको क्या दी हुई है? इन द लेवलिंग बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ पॉन्ड, द लेवल इज फर्स्ट सेट अप नियर द पॉइंट एंड स्टाफ रीडिंग ऑन ए एंड बी आर 2.5 मीटर एंड 2 मीटर। यहां पर रीडिंग आई 2.5 मीटर और यहां पर रीडिंग कितनी आई? 2 मीटर। तो अब आप इन दोनों का डिफरेंस बता सकते हैं ना। अपेरेंट शब्द क्यों यूज किया? क्योंकि यहां कुछ एरर है। ये वाली रीडिंग तो सही होगी लेकिन इस रीडिंग में एरर है, तो वो एरर कितना है, ये आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं। जब इधर से रीडिंग लेंगे तो वो उतना ही एरर इस तरफ आ जाएगा, आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आया वो कितना आया? अपेरेंट डिफरेंस इन लेवलिंग व्हेन द इंस्ट्रूमेंट इज एट ए। तो वो डिफरेंस कितना आया? वो डिफरेंस आपको नजर आएगा 2.5 माइनस 2, 0.5 का नजर आ रहा है यहां पे अभी। तो अब सेकंड केस में क्या किया? इंस्ट्रूमेंट को रखा यहां पर और फिर रीडिंग ली बी पर और इस तरफ। तो जो यहां पे रीडिंग आई सेकंड केस में, the level is moved and set near the point B. Staff readings on point A and B are 1.2 and 1.7। यहां पे 1.2, यहां पे 1.7। अब इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ जाएगा? When the instrument is at, इंस्ट्रूमेंट जब B पर है तो कितना अंतर आ जाएगा? 1.2 माइनस 1.7 माइनस 0.5 मीटर। रेसिप्रोकल लेवलिंग क्या कहती है, या रेसिप्रोकल लेवलिंग का जो मेथड है वो ये कहता है कि जब आपने ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को रख दिया है तो उसके पश्चात जो ट्रू डिफरेंस इन लेवल होगा ना, जो ट्रू डिफरेंस इन लेवल होगा वो किसके बराबर होगा? एवरेज ऑफ अपेरेंट डिफरेंस। और उनका एवरेज कैलकुलेट करेंगे अगर हम, तो 0.5 प्लस माइनस 0.5 बाई 2, 1.2 माइनस 1.7 क्यों किया, उल्टा क्यों नहीं किया? दोस्त आप एक बात बताइए, आप एक पॉइंट ऑफ रेफरेंस तो लेंगे ना,
कि किस पॉइंट के हिसाब से बता रहे हैं कि अगर आप ये कहेंगे कि मैं तो ए पे जाके खड़ा हो गया और अब ए के हिसाब से मैं बताऊंगा कि बी ऊपर है या नीचे है, कितना ऊपर है कितना नीचे है, यही तो कहेंगे ना आप, ऐसे ही तो लेवल करके बताएंगे। तो अब आप ये बता रहे थे फर्स्ट केस में, आपने जब ये बोला कि 2.5 में से 2 माइनस किया मैंने, तो 2.5 में से 2 माइनस किया, तो आप 2.5 में से 2 कब माइनस कर पाएंगे, जब मान लीजिए ये पॉइंट ए था यहाँ पे और ये पॉइंट बी था। जब स्टाफ यहां रखा गया तो यहां रीडिंग 2.5 आई और यहां पे रीडिंग 2 मीटर ही आई, तो आपने ए पे खड़े होके ही तो ये बोला कि ए जो है ना वो 0.5 मीटर नीचे है, नीचा है इसके हिसाब से, यही तो बोला आपने। तो ए के रेफरेंस में बोला ना आपने शुरू में ये, तो सेकंड केस में भी फिर इसके हिसाब से ही बताएं, सेकंड केस में भी फिर इसी के हिसाब से ही तो बताएं कि यहाँ पे 1.2 और उसमें से 1.7 माइनस करो, तो अब की बार आपको ये ऊपर नजर आएगा उधर से देखेंगे तो, बिकॉज ऑफ दैट एरर। ये एक्चुअल में तो लास्ट में फाइनल आंसर 0 आया हमारा, तो इसका मतलब एक्चुअल में तो ये पॉइंट ए और बी सेम ही लेवल पे हैं, लेकिन जब यहां से यहां देख रहे हैं तो कुछ एरर आ रहा है, इधर से इधर देख रहे हैं तो कुछ एरर आ रहे हैं, उनकी वजह से ये वैल्यू। आपका जो क्वेश्चन है कि किस में से किसको माइनस करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि एक वाला एक रेफरेंस रखिए, अगर यहाँ पे इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो दूसरे वाले में भी ऐसे ही करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल, मीटर में बताना है, ऑफ पॉइंट ए if the staff readings at the point A and benchmark are 2.8 meter and 2.5 respectively, the reduced level of the benchmark is 100 meter. हाँ जी, थैंक यू सो मच। 2.5 माइनस 1.2, ऐसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं, आप बताओ ना दोस्त। कहने का अर्थ था, आपने ये जो आप बता रहे हैं ना ब्रैकेट में जो मेंशन करके ऐसे किया था सर और आंसर आ गया, तो वो तो ठीक है, आपने बुकिश लैंग्वेज यूज कर ली कि बुक के अंदर वो टर्म्स दे रखी होंगी, एच ए डैश एच बी डैश एच ए एच बी, उन टर्म्स में आपने लिख दिया। हम बेसिकली बस बेसिक डेफिनेशन से जा रहे हैं ताकि जिससे ना फॉर्मूला याद करना पड़े ना हम कॉन्सेप्ट भूलें। एच ए एच बी एच डैश और ये सब तो हम भूल जाएंगे, लेकिन अगर ये डेफिनेशन में याद कर रखा है कि अपेरेंट डिफरेंस इन लेवल क्या होता है और ट्रू डिफरेंस इन लेवल इज इक्वल टू एवरेज ऑफ अपेरेंट डिफरेंसेस इन लेवल, तो ये कभी नहीं भूलेंगे हम। और लेवल का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करना है, तो बहुत ही सिंपल है, ऐसे समझ लीजिए बस, यहाँ रीडिंग ज्यादा क्यों आई, यहाँ रीडिंग कम क्यों आई, क्योंकि ये ज्यादा रीडिंग तभी तो आएगी जब ये पॉइंट नीचे रहा होगा, तभी तो यहाँ इंस्ट्रूमेंट रखने पर ये 2.5 मीटर की रीडिंग दी इसने, यहाँ रखने पर 2.5 की ज्यादा इसीलिए तो दी क्योंकि ये पॉइंट नीचे था, ये पॉइंट कुछ ऊपर होगा ग्राउंड पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द रिड्यूस लेवल ऑफ पॉइंट ए if the staff readings at the point A and benchmark, तो पहले point A बोला तो point A पर रीडिंग 2.8, बेंचमार्क पीछे बना लेते हैं, इसके ऊपर 2.5, रिड्यूस लेवल ऑफ बेंचमार्क 100, आंसर बताएं। Calculate the reduced level of a point A if the staff readings at the point A and benchmark are 2.8 and 2.5. आपको क्या करना है, 100 प्लस 2.8, तो 102.5 हो जाएगा, उसमें से 2.8 माइनस कर दो, फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा कि पॉइंट ए का रिड्यूस लेवल कितना है, 99.7 मीटर। यहां से 100 प्लस 2.5 माइनस 2.8। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंटूर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द कंटूर लाइंस आर परपेंडिकुलर टू द
कंटूर लाइंस जो होती हैं वो रिज लाइन वैली लाइन दोनों के परपेंडिकुलर होती हैं। आपके कमेंट्स, जो सभी के कमेंट्स मुझे दिखते हैं, लेकिन जो सब्सक्रिप्शन वाले दोस्त हैं उनके सबको दिखते हैं। इवन सब्सक्रिप्शन वालों को सबके कमेंट नहीं दिखते। The direction of steepest slope on a contour is the direction of steepest slope कंटूर्स आपने बना दिए यहाँ के, फिर उसके बाद यहाँ का कुछ कंटूर, यहाँ के कुछ कंटूर। तो डायरेक्शन ऑफ स्टीपेस्ट स्लोप जो होगा, सबसे स्टीपेस्ट जो बन सकता है वो होगा एट राइट एंगल्स टू द कंटूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर मोर प्रिसाइज प्रिडिक्शन ऑफ द टेरेन रिलीफ द कंटूर इंटरवल शुड, अगर बहुत अच्छी डिटेलिंग आपको देनी है तो कंटूर इंटरवल क्या होना चाहिए? For more precise prediction of the terrain relief, the contour interval should it should be smaller, और अच्छे से आप डिटेल्स बता पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, the intercept on vertical staff is observed as 1.5 meter from a tachymeter having analytic lens. The horizontal distance between the tachymeter and the staff is, तो फॉर्मूला आपको यूज करना है डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, d इज इक्वल टू KS प्लस C। आंसर बताएं। मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कितना होता है? 100। स्टाफ इंटरसेप्ट 1.5, एडिटिव कांस्टेंट एनालिटिक लेंस है तो 0। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 150 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडियस एंड लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड ऑफ अ सिंपल कर्व आर 202 डिग्री and 80 meter respectively. The versine of the curve is, versine of curve को बताते हैं हम L स्क्वायर अपॉन 8R से। वैल्यूज पुट कर दीजिए। वर्साइन ऑफ कर्व आपको बताना है। लेंथ ऑफ लॉन्ग कोड आपको गिवन है 202 तो रेडियस है और लेंथ उसकी 80। आंसर आएगा 4 मीटर। हाँ, रेलवे में आता है। Calculate to the nearest integer the length of curve of 15 chains radius with a deflection angle of 50 degree 30 minutes when the length of chain is 20 meter. लेंथ ऑफ कर्व आपको बताना है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं दोबारा से, प्रीवियस स्लाइड। देखो रेडियस आपको दे रखी है 15 चेन्स के बराबर, तो 15 चेन के बराबर जब रेडियस दे रखी है तो एक चेन की लेंथ भी आपको गिवन है, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 15 इंटू 20, 300 मीटर रेडियस हो गई। ठीक है, एंगल की वैल्यू आपको गिवन है
50 डिग्री 30 मिनट्स। शुरू हो जाएगी बस। कैसे बताएंगे हम इसको? लेंथ ऑफ कर्व इज इक्वल टू पाई आर डेल्टा बाय 180 डिग्री। वैल्यूज पुट करिए। पाई इंटू 300 इंटू 50 डिग्री 30 मिनट्स बाय 180। 180 से डिवाइड इसलिए कर दिया क्योंकि रेडियन में कन्वर्ट करना है। टू 264.417 मीटर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, रेडियन यूनिट क्या है? रेडियन एंगल। सी क्यू जीरो होता है, सी जीरो एडिटिव कांस्टेंट जीरो होता है एनालिटिक लेंस के केस में। अ सर्कल of radius r connects two points of tangent. What is the length of tangent if the angle of deflection is 30 degree? लेंथ ऑफ टेंजेंट आपको बताना है। फॉर्मूला याद है किसी को? बहुत बढ़िया। आर टेन डेल्टा बाई टू। आर इंटू 10 30 बाई टू। बाई गॉड्स ग्रेस एंड योर मदर्स ब्लेसिंग्स 10-15 की वैल्यू आपको पता लग जाएगी, जो कि किसके बराबर होगी? 0.267। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्लानीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका इस्तेमाल किया जाता है किसके लिए? प्लानीमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है टू फाइंड द एरिया फ्रॉम प्लान्स एंड मैप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। ईडोग्राफ इज यूज्ड। ईडोग्राफ का इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? ईडोग्राफ, पेंटाग्राफ, इनका इस्तेमाल किया जाता है मैप्स को रीड्रॉ करने के लिए। अलग स्केल पर अगर आपको रीड्रॉ करना है, फिर से ड्रॉ करना है, तो इनका इस्तेमाल हम करते हैं। हाँ, ईडोग्राफ, पेंटोग्राफ। नेक्स्ट। It is required to produce a small scale map of an area in magnetic zone by directly plotting and checking the work in the field itself. Which one of the following surveys will be most appropriate for this purpose? सिंपल सी डेफिनेशन है, प्लेन टेबल सर्वे का फायदा लिखा हुआ है। प्लेन टेबल सर्वेइंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। Radiation, intersection, traversing, resection are the methods adopted in। ये मेथड्स किस सर्वे के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं? ये मेथड्स किस सर्वे के अंदर अडॉप्ट किए जाते हैं? प्लेन टेबल सर्वेइंग के अंदर अगेन ऑप्शन बी, प्लेन टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन। In case of angular measurements are more precise than linear measurement, the traverse can be balanced by। किस रूल से बैलेंस किया जा सकता है जब एंगुलर मेजरमेंट्स ज्यादा प्रिसाइज हों? सिमिलर प्रिसीजन होता है तो बाउडिच यूज कर सकते हैं। एंगुलर ज्यादा होगा तो
ट्रांजिट मेथड, ट्रांजिट और बाउडिच मेथड के अंदर ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवाए भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, a backside is taken on station A and found to be 3 मीटर, फोरसाइड स्टेशन B पर ली गई 2.5 मीटर। रिड्यूस लेवल B का आपको बताया हुआ है, रिड्यूस लेवल ऑफ A आपको बताना है, तो बता सकते हैं क्या? बैक साइड ली गई स्टेशन ए के ऊपर 3 मीटर पाई गई, फोर साइड बी के ऊपर ली गई 2.5 मीटर पाई गई। रिड्यूस लेवल ऑफ स्टेशन बी इज 100, तो ए पर पहुंचना है, तो 100 प्लस 2.5 माइनस 3, तो 99.5 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटमेंट्स को ध्यानपूर्वक पढ़ें और फिर उसके बाद उत्तर का चुनाव करें। When the instrument is being shifted, the staff must not be moved. अर्थात आपने इंस्ट्रूमेंट रखा, यहां पर रीडिंग ली, फिर उसके बाद अभी तो स्टाफ ही मूव कर रहा है, स्टाफ को यहां से यहां ले आए, फिर स्टाफ को यहां से यहां ले गए। अब आपका मन कर रहा है कि इंस्ट्रूमेंट चेंज कर देते हैं, तो जब इंस्ट्रूमेंट को यहां से यहां लेके आएंगे तो ये वाला जो स्टाफ है ये यहीं रहना चाहिए, मूव नहीं करना चाहिए, ताकि यहां पर इंस्ट्रूमेंट को रख कर अब वापस इस पे रीडिंग ले पाए आप बैक साइड। When the staff is being carried forward, the instrument must remain stationary. कि जब आप स्टाफ को यहां से यहां लेके जा रहे हैं, यहां से यहां लेके जा रहे हैं, तो इंस्ट्रूमेंट नहीं हिलना चाहिए। दोनों बातें सही हैं, दोनों बातें ही करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रॉस सेक्शन एंड लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शनिंग जो है वो किसका काम है? एक हमने डेफिनेशन पढ़ी थी जब टाइप्स ऑफ लेवलिंग की बात कर रहे थे, तो उसके अंदर हमने बोला था कि रोड्स के केस में, रेलवे के केस में साइड वॉक्स बनाते हैं, पाइपलाइंस बिछाते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं? प्रोफाइल लेवलिंग, जिसमें लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन के अलोंग भी बात करते हैं, क्रॉस सेक्शनल भी बात करते हैं, प्रोफाइल लेवलिंग। If there are obstacles in between the points, the method of leveling adopted is, अगर ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं बीच में तो आप कौन सा मेथड अडॉप्ट करते हैं? ऑप्शन सी 40% दोस्त बता रहे हैं फ्लाई लेवलिंग। फ्लाई लेवलिंग का मतलब ये थोड़ी ना है कि बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ गया तो उड़ उड़ के फ्लाई कर करके हम लेवलिंग कर लेंगे। फ्लाई लेवलिंग बेसिकली मींस कि क्विकली करते हैं हम, जैसे कोई टॉपिक होता है, अब मास्टर जी को डिटेल में नहीं पढ़ाना होता तो वो क्या करते हैं, उड़ा देते हैं, फ्लाई कर देते हैं टॉपिक को, ऊपर ऊपर से बता दिया। तो वैसे ही क्या होता है कि अगर आपको लेवलिंग जल्दी जल्दी करनी है तो फटाफट सिर्फ फोर साइड बैक साइड, फोर साइड बैक साइड बस ये लेंगे, इंटरमीडिएट साइड्स नहीं लेते, तो उसको बोलते हैं फ्लाई लेवलिंग। ठीक है, हाँ। डिफरेंशियल लेवलिंग जो है वो ऑपरेशन है जिसके अंदर कोई भी दो पॉइंट्स के बीच में हम लेवल बता रहे हैं, ऑब्स्टेकल्स अगर उसके बीच में भी है तो। नेक्स्ट, A and B are two traverse stations free from local attractions. If the true bearing of line AB is 89 degree and the magnetic declination at point A is 1 degree west, then the magnetic bearing of the line BA would be, magnetic bearing कितनी होगी?
ये क्वेश्चन मेजॉरिटी दोस्तों का गलत होगा। ट्रू बियरिंग आपको दे रखी है ए बी की, इस पॉइंट को कहते हैं ए, इस पॉइंट को कहते हैं बी। एक बार मैं पोल मार्क कर देता हूं। पोल में आया 28 38 20, 28 38 20 और 14। तो आपको ये कहा गया कि इनके बीच में ट्रू नॉर्थ से अगर इस ए बी की बियरिंग हम कंसीडर करें तो वो आई 89 डिग्री, और मैग्नेटिक बियरिंग जो है आपसे सॉरी मैग्नेटिक डेक्लिनेशन जो है वो 1 डिग्री वेस्ट की तरफ है। तो ये है आपका मैग्नेटिक नॉर्थ जो कि 1 डिग्री वेस्ट पे। तो यहां से आप ये बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और वही हम टिक करके आएंगे और आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सवाल के अंदर लाइन बी ए का पूछा है। तो मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन या तो बी ए लिखें या फिर बैक बियरिंग ऑफ ए बी, तो वो कितना होगा। 90 डिग्री से एंगल एंगल जो है वो 180 से छोटा है, तो 180 इसमें ऐड कर दीजिए बैक बियरिंग कैलकुलेट करने के लिए। अब बताएं करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये देख लीजिए 20%, 38% और फिर 28%, मेजॉरिटी यानी कि 86% दोस्तों ने गलत उत्तर बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी साउथ से 45 डिग्री ईस्ट की तरफ है, डेक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट की तरफ है। ट्रू बियरिंग लाइन ए बी की साउथ से 45 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट, और ये मैग्नेटिक नॉर्थ के हिसाब से है। ग्रीन कलर से ट्रू नॉर्थ बता देते हैं, ट्रू साउथ बता देते हैं। और फिर आपको बोला कि डेक्लिनेशन 5 डिग्री वेस्ट की तरफ है, तो 5 डिग्री वेस्ट की तरफ अगर है तो ये कुछ यूं बना होगा। तो ये मैग्नेटिक साउथ, ये मैग्नेटिक नॉर्थ, ट्रू नॉर्थ, ट्रू साउथ। और अब आपको ये बोला गया द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन ए बी इज 45 डिग्री साउथ से ईस्ट की तरफ। तो इस मैग्नेटिक साउथ से चलेंगे किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ। हाउ मच, 45 डिग्री। तो ट्रू बियरिंग ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, साउथ से 50 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। ट्रू बियरिंग क्या होगी, साउथ से 50 डिग्री टूवर्ड्स ईस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिक बियरिंग आपको दे रखी है साउथ से 50 डिग्री ईस्ट की तरफ, डेक्लिनेशन 5 डिग्री दे रखा है वेस्ट की तरफ। सिमिलर सा क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूले से यहां पे करेंगे ना दोस्त, जब सेकंड क्वाड्रेंट में, और अगर आप रिड्यूस्ड बियरिंग से करेंगे, इससे करेंगे ना अगर फॉर्मूले से, तो गड़बड़ होने के चांस है। या फिर आप फॉर्मूले ज्यादा याद रखें, फिर इस केस में होगा तो यहाँ ऑपोजिट करो। तो बेटर रहता है कि आप ऐसे ड्रॉ करके करें। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ लाइन, डन, द वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल इज
इन बिटवीन डिफ्लेक्शन एंगल की वैल्यू किससे किसके बीच में हो सकती है? वैल्यू ऑफ डिफ्लेक्शन एंगल कैन बी बिटवीन 0 से 180 डिग्री के बीच में हो सकती है। वो हमने बात की थी ना, थीटा प्लस डिफ्लेक्शन एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री। नेक्स्ट, फोर बीरिंग 170 डिग्री दे रखी है, बैक बीरिंग क्या होगी? What will be the back bearing? 180 से कम है तो 180 ऐड कर दो, 180 से ज्यादा है तो 180 माइनस कर दो। आई एम नॉट एबल टू वोट, क्यों? ईवीएम हैक कर ली किसी ने? दोस्त आप रिफ्रेश कर लीजिए नेटवर्क को, बाकी लास्ट क्वेश्चन है अभी, कोई बात नहीं, आप आंसर देख लीजिए डायरेक्ट। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ऑफ अ कंपास नीडल कैन बी फाउंड आउट फ्रॉम, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन पता करना है अगर आपको, तो किसका इस्तेमाल किया जा सकता है? डिप ऑफ द नीडल। डिप अलग चीज हो गई। डिप क्या होता है? अर्थ के मैग्नेटिक सरफेस के साथ, अर्थ के जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनके साथ कितना एंगल बनाती है कोई मैग्नेटिक नीडल, वो तो डिप है। और डेक्लिनेशन हो गया कि मैग्नेटिक नॉर्थ जो है हमारा है, मैग्नेट और ट्रू नॉर्थ से कितना एंगल बना रहा है, कहां पर है। आइसोगोनिक चार्ट्स होंगे। आइसोगोनिक लाइंस कौन सी होती हैं? लाइंस ऑफ सेम मैग्नेटिक। आइसोगोनिक चार्ट्स क्या होते हैं? सेम डेक्लिनेशन के जो पॉइंट्स होते हैं। आपने ये टर्म सुनी होगी जब भी आप ऐसी, अगर आपने कोई ऐसे कोई मैगजीन में पढ़ा हो, आपने न्यूज में पढ़ा हो, या फिर कोई रिसर्च वाले कोई अगर आपने पेपर्स कभी देखे हो, तो उसके अंदर जहाँ पे भी ये बर्मुडा ट्रायंगल और इनकी बात करते हैं ना, या फिर ऐसी रीजन सी के अंदर जहाँ पे जाके कहाँ गायब हो गया ये वाला कोई प्लेन या कोई शिप एंड ऑल, तो उनके अंदर एक जो उनकी थ्योरीज दी होती हैं, उन थ्योरीज में फिर वो बताते हैं या आइसोगोनिक चार्ट्स के अकॉर्डिंग या फिर ये मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐसा मैग्नेटिक फील्ड बनता है जहां जाके जो भी आपका डिवाइस है, इंस्ट्रूमेंट्स हैं उस शिप के अंदर, वो वर्क करना बंद कर देते हैं। लीडर बोर्ड आप नंबर 1 है। ठीक है दोस्तों, 50 प्रश्न जो हैं खत्म हुए हमारे, और मिलते हैं आज शाम को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के सेशन के लिए। एक वीक बचा है, एक वीक के अंदर बस आपको रिवाइज करना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम रिवाइज करना है। इस तरीके से रिवाइज करना है कि आपका एक बहुत ही काबिल दोस्त आपके पास बैठा है, इस प्रकार से बैठा है कि उसने कुछ पढ़ा नहीं है, तो इतना समय भी नहीं है कि आप उसे पीएचडी करवा दें, तो आप उसे कैसे पढ़ाएंगे? बस अपने आप से ये क्वेश्चन समझ लीजिए कि 7 दिन में उसको कैसे पढ़ाएंगे। तो फटाफट फ्लाई स्टडी करनी है, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट बातें बतानी है, यहाँ क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बस तो ऐसे पढ़ लीजिए बचे हुए 7 दिन में। रूफ लेवल से क्यों ड्रॉ करेंगे दोस्त? आपका क्वेश्चन क्या है एक्चुअल में? क्वेश्चन ही नहीं समझ पा रहा, आप ये सिल लेवल रूफ लेवल आप पूछना क्या चाह रहे हैं? एमपीएससी के लिए, एमपीपीएससी के लिए है ना काम दोस्त, सभी के लिए, सभी सेशन जो भी सिविल इंजीनियरिंग जहां भी है सभी के लिए इक्वल हेल्पफुल है। नहीं, इंटरमीडिएट वाला नहीं करेंगे, अभी सिर्फ फ्लाई स्टडी हो सकती है 7 दिन अगर आपके पास है उसमें तो।
मैराथन सेशंस देख सकते हैं, खुद से पढ़ सकते हैं, आपने पहले पढ़ा हुआ है तो फिर खुद से पढ़ सकते हैं, आप फटाफट देख लीजिए क्या इंपॉर्टेंट है।